So let's discuss about some short cases related to FCPS Part 2. Here is a list of important topics related to short cases of FCPS Part 2. And these topics are from POP, include condensing osteitis, maxillary sinusitis of endodontic origin, open apex, management of open apex, radicular cyst and alveolar trauma, all types of resorptions, non-surgical retreatment, heterogenic errors, endoperioral lesions, vertical root fracture, cracked tooth syndrome, hard tooth, periapical cement osseous dysplasia, medication-related osteonecrosis of the jaw, single-tooth discoloration, canine space infection, Ludwig angina. और restorative और prosthodontic point of view से आपको फ्लोरोसिस का पता होना चाहिए. How you know how to manage short clinical crown, marginal staining, आइडेंटिफिकेशन आएगी, काजेस पूछेंगे, उसके मैनेजमेंट, सुप्रा eruptions, मैनेजमेंट ऑफ टिल्टेड टूथ, मैनेजमेंट ऑफ डीप कैरियस लीजन, लोकलाइज्ड टूथ वियर, बायोलॉजिकल विड्थ वायलेशन, गमी स्माइल, मिडलाइन डायस्टीमिया, अल्टर्ड पैसिव eruption, मैनेजमेंट ऑफ डीप बाइट. और इसी तरीके से एनोमलीज आपको सारी आनी चाहिए. होता क्या है वहाँ पे हमारे यहाँ 4 केसेस होते हैं. एक पेरिएपिकल कंडीशंस पे हो गया, दूसरा सिस्टमिक डिसऑर्डर पे हो गया, तीसरा एनोमलीज पे हो गया, चौथा रीट्रीटमेंट पे हो गया. तो इस तरीके से मिक्सचर होता है शॉर्ट केसेस का. शॉर्ट केसेस में टाइमिंग जो होती है हमारी वो 10 मिनट्स की होती है. 5 मिनट्स हमारे पास होंगे जिसमें पूरा सिनेरियो को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी फाइंडिंग्स लिखेंगे, उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे. 5 मिनट्स के बाद वो क्वेश्चंस पूछेंगे. तो 10 मिनट्स के अंदर ये सारा हमें करना है. ज़्यादातर शॉर्ट केसेस की तैयारी जो है हमारे यहाँ लॉन्ग केस से ही हो जाती है. शॉर्ट केसेस के लिए 5 चीज़ें आपको आनी चाहिए. क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको, ये जो भी कंडीशंस मैंने बताई हैं उनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको पता हो. सेकेंड चीज़, उसकी रेडियोग्राफिकल फाइंडिंग्स आपको पता हो. डिफरेंट जो पिक्चर्स आप देखें इसकी, के डिफरेंट केस रिपोर्ट्स उससे पढ़ें. उसके अलावा उसमें इन्वेस्टिगेशन आप क्या मांगेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी, मैनेजमेंट क्या होगी, चैलेंजेस क्या होंगे. ठीक. ये 5-6 चीज़ें जो अगर इस टॉपिक्स पे जितनी भी लिस्ट मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है टॉपिक्स की, इनको 5-6 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दें तो आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होती जाएगी. अब मैं डिस्कस करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट केसेस, उससे थोड़ा आइडिया होगा. तो वहाँ पे कुछ क्या होता है, पिक्चर दी होती है लैपटॉप में और उसके ऊपर सिनेरियो लिखा होता है. तो इस तरीके से पिक्चर दी होगी और पिक्चर के बाद जो है सिनेरियो होगा. A 14-year-old patient presented with presenting complaint of painful swelling in the right maxillary region for 2 months. Clinical examination revealed sinus tract associated with tooth 1-1, while the crown of the tooth 1-2 was unusual with pronounced lingual cusp. तो ये सिनेरियो ये है कि इसमें चीफ कंप्लेंट क्या है, पेनफुल स्वेलिंग है मैक्सिलरी रीजन्स में. और क्लिनिकली जब हम देखें इस पिक्चर को तो इसमें हमें साइनस नज़र आ रहा है और अनयूजुअल एनाटॉमी है उसकी, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स की. ये जीपी ट्रेसिंग हुई हुई है. दीज आर द सीबीसीटी फाइंडिंग्स हैं इसकी. डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें बताएं कि मोबिलिटी इसमें लेस देन 1 mm है, पॉकेटिंग भी लेस देन 3 mm है. कोल्ड टेस्ट और ईपीटी पे 1-2 डिडंट रिस्पॉन्ड. और जो जीपी ट्रेसिंग की है तो जीपी फॉलोड द साइनस ट्रैक एंड एंडेड एट द एपेक्स ऑफ 1-2. नाउ मूव टूवर्ड्स, ये आपका केस था. अब इसके क्वेश्चंस. एनलिस्ट द क्लिनिकल एंड रेडियोग्राफिकल फाइंडिंग्स ऑफ दिस केस. देखें अगर क्लिनिकली हम देखें इस केस को, इसमें picture is showing the anterior upper anteriors with sinus with respect to the upper right central incisor, and this is the palatal view. What it's showing, it's showing the maxillary lateral incisor with unusual anatomy, यानी यहाँ पे एक छोटी सी पिट बनी हुई है, lingual pit. एंड दिस इज द पेरिएपिकल रेडियोग्राफ जिसका सिनेरियो में मेंशन किया है कि जीपी ट्रेसिंग की गई है जो एंड कहाँ हो रही है, मैक्सिलरी लेटरल के अपेक्स पे. उसके बाद जो है यहाँ पे जो चीज़ बताई गई, दीज आर द सीबीसीटी व्यूज, और इसमें डिफरेंट फाइंडिंग्स बताई गई हैं. सबसे पहले जो चीज़ अगर आप देखें इस पूरे व्यू को तो इसमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं. कैनाल बिल्कुल अलग है, रास्ते पे जा रही है, उसके साथ साथ इन्वेजिनेशन है.
तो ये जो रेड एरिया है ये बेसिकली ओपनिंग है आपके एपिकल फोरामेना की। और इस पिक्चर में देखें, ई पिक्चर में यहाँ पे जो है क्या आ रहा है, जो इन्वेजिनेशन है उसका एक सेपरेट जो पोर्टल है ऑफ एग्जिट है, जो येलो कलर ग्रीन कलर से बताया गया है। और जो एफ पिक्चर देखें, एक्सियल व्यू है। तो एक्सियल व्यू में ऐसा लग रहा है सी शेप कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी। चलें, इन्वेस्टिगेशंस यहाँ बता दी हैं उन्होंने। इतना कंप्लीट सिनेरियो होता नहीं है कुछ केसेस में, लेकिन ये डिस्कशन के लिहाज से जो है कंप्लीट सिनेरियो बनाया है, ताकि जो भी आप केस स्टडी करें, किसी भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए तो उसको आप इस तरीके से बनाएं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस, जैसे इसमें मोबिलिटी लेस देन, इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या मांगते हैं, सेंसिबिलिटी टेस्ट, ठीक, परकशन, पेरिएपिकल रेडियोग्राफ, सीबीसीटी, पेरिडोनल प्रोबिंग, जो यहाँ पे इन्होंने फाइंडिंग्स दी हुई हैं। उसके बाद डीडी क्या होगी। डीडी सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है वो इन्वेजिनेशन है, डेंस इन्वेजिनेटस है। सेकंड चीज़ क्या है हमारे यहाँ, डेंस इन्वेजिनेटस भी हो सकता है, एंडोपेरियो लीजन है, ऑक्लूजल ट्रामा है, ठीक है। तो उसके बाद जो डायग्नोसिस क्या है, अब डायग्नोसिस जो हमें बतानी है, पल्पल भी बतानी है, पेरिएपिकल भी बतानी है, और एनोमलीज के लिहाज से भी बतानी है हमें। तो व्हाट इज योर डायग्नोसिस इन दिस केस। जो पल्प तो वैसे ही नेक्रोसिस है उसमें, ठीक है। और एनोमली कौन सी है इसमें, डेंस इन्वेजिनेशन है, ठीक। और डेंस इन्वेजिनेशन है लेकिन कौन सी है, टाइप 3 है। So dense invaginatus with pulp necrosis and chronic apical periodontitis related to 1-2 lateral incisor से related है। dense invaginatus ओलर्स टाइप 3 है, ठीक। अब बात आती है कि आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। So a good quality periapical radiograph and dental operating microscope is very essential in this case. In this case, ultrasonic tips can be used to debride such lesions. Irrigations should be ultrasonically activated to maximize their efficiency. After debridement of invagination, what will you do? You will place calcium hydroxide inside the canal. होगा क्या, आप लोकल एनेस्थीसिया दें। इस केस में सिंपल थोड़ा करता हूँ इसकी मैनेजमेंट को। पल्प नेक्रोसिस भी है, क्रॉनिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस भी है, डीप इन्वेजिनेशन है, टाइप 3, दे आर मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो लोकल एनेस्थीसिया, रबर डैम लगा के उसके बाद आप एक्सेस ओपनिंग करेंगे। एक्सेस ओपनिंग करने के बाद जो है हमारा काम क्या होगा इसमें, we have to remove invagination from the pulp canal space. Once the dense invaginated was separated from the dentino-enamel junction level, it will be engaged with H file and gently removed, ठीक। इन्वेजिनेशन आपकी रिमूव हो गई। रिमूव करने के बाद जो मेन कैनाल है उसको आप रोटरी से प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करके उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखें 2 वीक्स के लिए, ठीक। अब सवाल थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इन्वेजिनेशन से। इन्वेजिनेशंस के लिए जो है हम अल्ट्रासोनिक टिप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके बाद जो है इरिगेशंस के लिए भी आप एक्टिवेट करेंगे, अल्ट्रासोनिकली एक्टिवेटेड, ताकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमाइज कर सकें। उसके बाद जो पेशेंट को 2 वीक्स के बाद बुलाएंगे, वही हमारा काम होगा कि साइनस ट्रैक रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है कि नहीं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये पूरा एक हमारा प्रोटोकॉल होगा इसकी मैनेजमेंट का। उसके अलावा जो है पेशेंट को ये भी बता सकते हैं कि इसको मे भी सर्जरी की तरफ लेके जाएं हम, अगर प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती इन फॉलोअप। तो सक्सेसफुल एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करती है, एरेडिकेशन ऑफ ऑल नेक्रोटिक टिश्यू अलोंग विद बैक्टीरियल इरिटेंट्स फ्रॉम द रूट कैनाल सिस्टम फॉलोड बाय ऑब्चुरेशन विद बायोकम्पेटेबल मटेरियल। और इस केस में हमने नॉन सर्जिकल अप्रोच, हमेशा इस तरह के केसेस जो भी होंगे उसमें नॉन सर्जिकल अप्रोच हम पहले करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे।
उसके अलावा इसमें हम क्या पूछा जा सकता है, इसमें ये पूछा जा सकता है चैलेंजेस जो हैं उसको आप कैसे, चैलेंजेस दैट हिंडर सक्सेसफुल बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन एंड ऑब्जर्वेशन आर द इनकंसिस्टेंट लेंथ है, आपकी विड्थ ऑफ द कैनाल है। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इज डिजायरेबल एंड रिकमेंडेड फॉर द डिब्राइडमेंट ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू एंड डेब्रिस टू मैक्सिमाइज देयर एफिशिएंसी have been used in this case। CBCD आप ज़रूर मांगेंगे। सबसे पहले गुड क्वालिटी पेरिएपिकल रेडियोग्राफ और डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप आपको चाहिए। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे इस केस का। ठीक, उसके अलावा अब चलते हैं हमारा सेकंड केस क्या होगा इसमें। अच्छा, इसके रेफरेंस आर्टिकल्स में आपको बता दूं, इसका एक आर्टिकल है 2023 या 22 में, एक रिव्यू आर्टिकल है इसका डेंस इनवेजिनेटिस, वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक, और दूसरा जो है अभी रिसेंटली केस रिपोर्ट्स बहुत सारी आई हैं। मैंडिबुलर 2025 में सितंबर जेओई में आपकी एक डेंस इन्वेजिनेटस इन मैंडिबुलर मोलर, उस पे केस रिपोर्ट आई हुई है। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए हमने डिस्कस किया है, आप इनकी केस रिपोर्ट्स पढ़ें। और अब चलते हैं हमारे यहाँ सेकंड केस की तरफ। अब सेकंड केस में क्लिनिकल पिक्चर अब देख लें। ठीक, दिस इज पिक्चर ए बी एंड सी अगेन, और ये पूरा CBCD फाइंडिंग्स है हमारे इस केस की। अब चलते हैं सिनेरियो पे, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। So, a 22-year-old female presented with symptoms of discomfort on her right mandibular second premolar of several weeks duration। मेन चीज क्या है इसमें, डिस्कम्फर्ट की वजह से वो आई हैं, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब आपने की तो स्मॉल ट्यूबरकल ऑन द occlusal surface of the tooth and draining sinus in the vestibule। उसके बाद जो है रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन यूजिंग पेरिएपिकल रेडियोग्राफ रिवील्ड एन ओपन एपेक्स ऑफ द राइट मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर विद लार्ज पेरिएपिकल लीजन एंड एसोसिएटेड बक्कल बोन डिस्ट्रक्शन। ये बड़ा कंप्लीट सिनेरियो है, जो भी फाइंडिंग्स थी वो इस पिक्चर में हमने बता दी मैंने। ठीक है, अब देखें, ये दिस इज क्लिनिकल पिक्चर, व्हाट इज शोइंग ट्यूबरकल रिलेटेड टू मैंडिबुलर प्रीमोलर, ये जो ड्रेनिंग साइनस है आपका, और इसके अलावा जो है लार्ज पेरिएपिकल रेडियोलेशंसी है प्रीमोलर की, और ओपन एपेक्स है यहाँ पे। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी इस केस में, चलें अब डिस्कस करते हैं इसको। थोड़ी सी सवाल डिस्कस कर लें इसके, उसके बाद चल DD हमारी वही आएगी जो सेम है, ऑक्लूजल ट्रॉमा, डेंस इन्वेजिनेटस, डेंस इवेजिनेटस, और इसके अलावा ऑक्लूजल ट्रॉमा, एंडोपेरियो लीजन्स। ठीक, उसके बाद जो है हमारी जो मलबरी मोलर्स, जो डेंस इवेजिनेटस में एक है मलबरी मोलर, जो एसोसिएटेड विद इनेमल हाइपोप्लेजिया, ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसकी। ठीक, डेफिनेटिव डायग्नोसिस इस केस की क्या है, डेंस इवेजिनेटस तो है, उसके अलावा क्या है, विद पल्प नेक्रोसिस एंड इमेच्योर एपेक्स। जो सिनेरियो में है आपका, पेशेंट जो है प्रेजेंटेड विद सिम्टम्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ट्यूबरकल नजर आया, रेडियोग्राफिकल में वाइड ओपन एपेक्स है, पेरिएपिकल रेडियोलेशंसी है। ठीक है, और एसोसिएटेड बोन बक्कल बोन डिस्ट्रक्शन है। तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है डेंस इवेजिनेटस विद पल्प नेक्रोसिस एंड इमेच्योर एपेक्स है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस वही सेंसिबिलिटी टेस्ट, परकशन एंड पाल्पेशन, मोबिलिटी, रेडियोग्राफ्स, CBCT। CBCT यहाँ पे क्यों दिया है हमने, CBCT इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे बक्कल बोन डिस्ट्रक्शन हुई हुई है। ये देखिए, ये वेल डिफाइंड रेडियोलेशंसी है। ठीक, उसके बाद जो है मैनेजमेंट, हाउ विल यू मैनेज दिस केस, मैनेजमेंट क्या होगी, एज क्या है पेशेंट की, 22 है। तो सिंपल है, इसमें एपेक्सिफिकेशन करेंगे मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर,
Apexification of mandibular second premolar is the treatment of choice. Why not regenerative? Is the existing root thickness जो है is considered to be adequate. ये जो रूट थिकनेस है इस केस में वो काफी सफिशिएंट है, जो हमें सीबीसीटी पे साफ नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये वाइड होती तो फिर हम रीजनरेशन का ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन एपेक्सिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है आपकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इस केस में, अगर इसको हम मैनेज ना करें। डेंस वेजिनेटस को अगर मैनेज नहीं करते तो फिर आपकी सेंसिबिलिटी बढ़ जाती है, पेन होता है, लॉस ऑफ वाइटलिटी, अरेस्ट ऑफ रूट डेवलपमेंट, एब्सेस, ऑस्टियोमाइलिटिस, सेल्यूलाइटिस। अगर यही केस में आपका अगर रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होता विदाउट पेरिएपिकल रेडियोल्यूशंसी तो फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता? वाइटल पल्प थेरेपी। इसके अलावा जो है दूसरी चीज इसमें जो रीजनरेटिव एंडोडोंटिक जो हम करते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेज पे करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज 1 से 4 तक के जो सिवेक स्टेजेस हैं आपकी, अगर रूट कैनाल थिकनेस एडिक्वेट है, रूट लेंथ सही है, इमेच्योर है, लेकिन स्टेज जो है वो आपकी 4 से 6 है तो फिर आप एपेक्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे। अगर 1 से 4 तक है तो फिर रीजनरेटिव प्रोसीजर होगा। तो ये सिंपल एक ओवरव्यू था आपका डेंस वेजिनेटस का।